So let's now start with the third part of biomolecules, that is proteins. हम अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट कर चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड हो चुके हैं। थर्ड पार्ट है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, देखो प्रोटीन्स होता क्या है। प्रोटीन हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रोटीन इज़ द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। मतलब हमने अल्फा अमीनो एसिड पढ़ चुके हैं। हम क्या होता है NH2CH RC डबल बॉन्ड OH, ये एक अमीनो एसिड है। ठीक है, हमने भी पढ़ा था पिछली वीडियो में। और जब इसका पॉलीमर बना देंगे, यानी एक तो ये ले लेते हैं हम अमीनो एसिड और दूसरा वाला ये ले लेते हैं। ठीक है, उसमें R1 की जगह R2 ले लेते हैं, दोनों अमीनो एसिड है। जब हम इसमें से H2O रिलीज़ करेंगे, यानी इसकी कंडेंसेशन करेंगे, तो यानी यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दो। ठीक है, तो NH फॉर्म हो के ये बन जाएगा। ठीक है, और अब इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें जो C डबल बॉन्ड O और NH है, इसको हम अमाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, पॉलीमर ही तो बन गया। ये दो अमीनो एसिड थे, उनका पॉलीमर हमने बना दिया, उसी को हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स भी उसी को कहेंगे इसको। ठीक है, अब इसमें जो C डबल बॉन्ड O और NH की जो चेन है ना, उसे हम अमाइड लिंकेज कहते हैं या फिर पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अमाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड। अब देखो हमें अगर दे दे एग्ज़ाम में कि डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, तो ये क्या होता है। डाईपेप्टाइड का मतलब होता है कि दो अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, ट्राईपेप्टाइड यानी तीन अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, टेट्रा का मतलब 4 अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, अब इस पर हमें अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले ऐसे, जैसे हाउ मैनी पेप्टाइड लिंकेज आर प्रेजेंट इन टेट्रापेप्टाइड। ठीक है, अब हमें पूछ लिया कि पेप्टाइड में कितनी पेप्टाइड लिंकेज होती है। टेट्रापेप्टाइड क्या होता है, देखो जिसमें 4 अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। कैसे होगा, अच्छे से देखना। देखो अभी हमने पढ़ा था कि मतलब 2 अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है, ये 2 अल्फा अमीनो एसिड थे ना। जब हमने इसकी कंडेंसेशन की, यानी इसका प्रोटीन बनाया, तो एक अमाइड लिंकेज बनी। ठीक है, जब 2 अल्फा अमीनो एसिड यूज़ किए तो एक C डबल बॉन्ड O NH यानी एक अमाइड लिंकेज बनी। ठीक है, यानी एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है 2 उस पर। तो जब हम 4 लेंगे तो 3 बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो रीज़न में भी यही लिखा है कि 2 अल्फा अमीनो एसिड से एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन में पेप्टाइड लिंकेज एक बनता है 2 अल्फा अमीनो एसिड यूज़ करने पर। तो अगर हम टेट्रापेप्टाइड यानी 4 अल्फा अमीनो एसिड लेंगे तो 3 पेप्टाइड लिंकेज विल बी फॉर्म। ठीक है, इसलिए 3 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मान लेते हैं हमने एक सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, ग्लाइसिन और एलामीन डाल दिया। ठीक है, अब हमें पूछ लिया हाउ मैनी डाईपेप्टाइड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, मतलब जो डाला यानी 2 और जिसकी पावर में हम वो कर देंगे जितने अल्फा अमीनो एसिड गिवन है। जैसे डाईपेप्टाइड है, ठीक है, तो इसका मतलब 2 अल्फा अमीनो एसिड हमें दिया हुआ है, तो इसमें कितने हो जाएंगे। देखो डाईपेप्टाइड गिवन है यानी 2 अल्फा अमीनो एसिड, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। तो कितने डाईपेप्टाइड्स प्रेजेंट होंगे, तो 4 वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे इसमें 4 होंगे कौन से, जैसे ये एक अमीनो एसिड है। ठीक है, NH2CH RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब इसमें R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, R1 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है। ठीक है, ये 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब इसको कैसे याद रखना है ना, 2 की पावर में वो कर दो जितने पेप्टाइड्स हमें गिवन है, जितने अल्फा अमीनो एसिड गिवन है। डाईपेप्टाइड यानी 2 अल्फा अमीनो एसिड, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब सीक्वेंस देखते हैं, मतलब जब भी हम कोई अल्फा अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, मतलब जब भी एक प्रोटीन फॉर्म होगा उसकी सीक्वेंस कैसे करते हैं अल्फा अमीनो एसिड में। ठीक है, मतलब एक प्रोटीन है ना, ये इसकी सीक्वेंस कैसे करेंगे, कहाँ से कहाँ तक इसकी नेमिंग मतलब कैसे लेते हैं। ठीक है, अब देखो NH2 इस साइड होता है और इस साइड C डबल बॉन्ड OH। देखो हमने अभी बनाया था ना वो निकाल के, यही प्रोटीन होता है। तो यही हमने कहा कि H2O रिलीज़ करके हमने ये फॉर्म कर दिया। अब इसमें NH2 वाला जो है ना, उसको हम एन टर्मिनल बोल देंगे। ठीक है, और COOH वाला यानी C टर्मिनल। तो इसकी नेमिंग ना, हम इसका सीक्वेंस हमेशा N टर्मिनल टू C टर्मिनल लेते हैं। ठीक है, N टर्मिनल टू C टर्मिनल इसकी हम सीक्वेंस लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन पूछ लिया एक और, हाउ मैनी ट्राईपेप्टाइड्स आर प्रेजेंट इन 2 डिफरेंट अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, ट्राईपेप्टाइड यानी 3 अल्फा अमीनो एसिड, तो 2 की पावर 3 कर दो। जैसे डाईपेप्टाइड में 2 की पावर 2 किया था, ट्राईपेप्टाइड में 2 की पावर 3 कर दो, तो 8 वुड बी द आंसर, 8 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद दिया हुआ है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो ऐसे होता है, इसको देख लो। ये मतलब वही है, पॉलीमर 3 वो लेके हम फॉर्म कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से हमने H2 निकाल दिया तो ये वाला फॉर्म हो गया, ये वाला। जैसे क्या होता था, प्रोटीन होता था, देखो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। NH2
CH और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और यहाँ से OH लेके और दूसरे वाले में ये R कुछ भी हो सकता था, इसलिए यहाँ पर ये लगा दिया, NH2 भी लगा देना कुछ भी। तो जब हम यहाँ से OH और H निकाल देंगे तो पहले वाला फॉर्म हो जाएगा, अब दूसरे वाला फॉर्म और हो जाएगा अगर हम तीसरा और ले लेंगे, तो ऐसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएगा प्रोटीन का, ठीक है, समझ गए होगे। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो 2 डिग्री स्ट्रक्चर होता है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, या तो वो हेलिक्स होता है या बीटा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड। मतलब जो 2 डिग्री स्ट्रक्चर बना है वो कैसे बना है, मतलब हेलिक्स यानी ऐसी शेप में, हेलिकल शेप ऐसी होती है, ठीक है, इस शेप में, और बीटा प्लेटेड यानी ये ब्रांच टाइप बना है, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। आप देखो क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज़ ऑल अबाउट हाउ लॉन्ग पेप्टाइड चेन फोल्ड्स टू गिव मोर स्टेबल स्ट्रक्चर। मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर है किस चीज़ के बारे में कि जो लॉन्ग पेप्टाइड की चेन है ना, यानी कोई भी जो लॉन्ग पेप्टाइड की चेन है वो कैसे फोल्ड होगी मोर स्टेबल बनाने के लिए, ताकि मतलब हमें वो हेलिकल या फिर बीटा प्लिएटेड शेप दे, अल्फा हेलिक्स शेप दे या बीटा प्लिएटेड। इसी को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं कि किस तरह हम वो फर्दर फोल्ड हो ताकि मोर स्टेबल स्ट्रक्चर बने, दैट इज़ अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लिएटेड, ठीक है। अब ये देखो, हाउ 2 डिग्री स्ट्रक्चर फोल्ड्स टू गिव राइज टू मेजर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन नोन एज ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि किस तरह, मतलब पूछा हुआ है कि कैसे होगा, पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरह 2 स्ट्रक्चर फोल्ड होते हैं ताकि वो 2 इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स को राइज दें, जो कि ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, इनको कैसे राइज देती हैं 2 चेन। देखो, तो ये स्ट्रक्चर NCERT में मिल जाएंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर फोल्ड होता है ताकि वो ये बना सके, ठीक है। अब ये देख लो, अगर पूछ ले, वैसे तो इसमें बहुत डीप में पढ़ाते हैं लेकिन क्वेश्चन किसी पे आएगा, इसी पे आएगा, तो इसी को समझते हैं। किस चीज़ से स्टेबलाइज होता है, आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, वैन डर वाल्स फोर्सेस से और डाइसल्फाइड लिंकेज से। अब देखो, इसमें ये पूछ सकता है, जैसे NCERT में तो डीप में गिवन है और समझोगे तो आप भी, वो टीचर आपको अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर कोई पूछेगा नहीं ना, पूछेगा तो ये इसीलिए इस तरह से, ठीक है। इट इज़ द ओनली कोवेलेंट बॉन्ड विच स्टेबलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइसल्फाइड। मतलब डाइसल्फाइड लिंकेज एक अकेला ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसमें जो इसको स्टेबलाइज करेगा, उसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोटीन कैन कंटेन मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड सब यूनिट और मोनोमर, ठीक है। जो प्रोटीन होता है वो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन रख सकता है, मतलब हो सकती है उसमें, जिसको हम सब यूनिट्स या फिर मोनोमर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर इज़ ऑल अबाउट अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट्स। ये जो सब यूनिट्स है ना, इसको अरेंज करना ही क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये 4 कुछ अलग अलग चेन्स हैं, इनको किस तरह आप अरेंज करें, तो उसी को हम क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब अगला देखो क्या आता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। If 2 degree or 3 degree structure are destroyed by means of physical या chemical method, physical यानी temperature, chemical यानी change in pH, then the protein loses its biological activity and this is called denaturation of protein। मतलब जैसे कोई भी 2 डिग्री या 3 डिग्री स्ट्रक्चर है, ठीक है, और अगर हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, प्रोटीन के 2 डिग्री या 3 डिग्री स्ट्रक्चर को, कैसे भी, मतलब फिजिकल यानी टेम्परेचराइज करके, केमिकल यानी pH चेंज करके, अगर हमने ऐसे कर दिया तो जो प्रोटीन है ना वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज़ कर देगा, और इसी को हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। और देखो, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री में ही होगा, ठीक है। प्राइमरी रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, प्राइमरी हैज़ टू डू नथिंग विद दिस, ठीक है। प्राइमरी का कुछ इसके साथ वो नहीं है। सेकेंडरी और जब इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी में चेंज लाता है, उसी को हम ये कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये लास्ट वो है हमारा, जो इसमें अभी हमने प्रोटीन्स कंप्लीट कर लिया, उससे पहले अमीनो एसिड और उससे पहले कार्बोहाइड्रेट। अब न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हैं क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड से बायो रिलेटेड सब है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियस आता है, तो मतलब वो बायो से कुछ रिलेटेड है, मतलब हमारी बॉडी से रिलेटेड, ठीक है। अब इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, वो हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और किस में ऑब्टेन होता है, वो हमारे न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस से किस पार्ट में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स। इट इज़ फाउंड इन द क्रोमोसोम्स ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में हमें न्यूक्लिक एसिड मिलता है, ठीक है। अब न्यूक्लिक एसिड 2 पार्ट में होते हैं, ठीक है, या तो DNA होता है या RNA होता है, ठीक है। मतलब न्यूक्लिक एसिड के 2 पार्ट्स हैं, DNA एंड RNA। DNA यानी डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड और RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब देखो, न्यूक्लिक एसिड की जब तुम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो शुगर, एसिड और बेस बना देगा, ठीक है। शुगर, एसिड और बेस। अब इसमें याद रखना, शुगर क्या होती है, एल्डोपेंटोस, ठीक है।
मतलब ये यूँ याद रखना कि अगर न्यूक्लिक एसिड की वो करा दी हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो शुगर बेस और एसिड ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो शुगर एल्डोपेंटोज होगा, ठीक है, नाइट और बेस क्या होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक, यानी कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा जो नाइट्रिक होगा, मतलब नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी उसमें, ठीक है। और शुगर एल्डोपेंटोज होगा, मतलब समझ गए होगे, एल्डिहाइड और 5 पेंट का मतलब 5 ही होता है ना, 5 कार्बन वाला, ठीक है। और एसिड H3PO4 ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें RNA और DNA का स्ट्रक्चर देख लेते हैं ग्लूकोज के उसमें, ठीक है। मतलब ग्लूकोज का भी कुछ सिमिलर ही होता है लेकिन थोड़ा सा अलग होगा इसमें। अब देखो इसमें कैसे होगा, CHOHOH, ठीक है। देखो ये इसका RNA का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। CHOHOH HOH और CHOH, ठीक है, ये RNA का होगा। और जब तुम इसका DNA बनाओगे तो बस इस O को रिप्लेस करके, OH को रिप्लेस करके H लगा दो, बाकी सब सेम है। अब क्योंकि इसका फॉर्मूला भी C6H12O6 क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक है, इसका। और इसका भी वही होता है, लेकिन इसमें बस एक फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि हमने OH था तो हमने H लगा दिया, यानी एक O कम हो गया, तो C6H12O6 की जगह इसका C6H12O5 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होगे तुम, ये स्ट्रक्चर देख लेना। अब देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जैसे डीएनए में 4 बेसिस होते हैं, ठीक है। जो डीएनए होता है उसमें 4 बेसिस होते हैं, AGCT, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसी भी क्वेश्चन पूछेगा अगर अच्छे से पूछेगा तो AGCD 4 बेसिस होते हैं। देखो ए का मतलब है एडिनाइन, ठीक है, जी का मतलब है गुएनाइन, ठीक है, सी का मतलब है साइटोसिन और टी का मतलब है थाइमाइन, ठीक है। ये 4 स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसमें देखो, इसमें भी 2 में डिवाइड कर दिया हमने, 2 प्यूरिन होंगे और 2 पायरामिडीन्स और 2 प्यूरिन होंगे। प्यूरिन में कौन से होंगे, ए और जी, यानी एडिनाइन और ग्यूनाइन, ठीक है, ये होंगे हमारे प्यूरिन में। और पायरामिडीन्स में क्या होगा, COT यानी साइटोसिन और थाइमाइन, ठीक है। अब RNA में भी सेम 4 बेसिस होते हैं, बस T को रिप्लेस कर देंगे U से, ठीक है। देखो इसको कैसे याद रखना, DNA में होते हैं AGCT, ठीक है, A और G प्यूरिन में, CT पायरामिडीन्स में, ठीक है। और जब RNA लेंगे तो उसमें T की जगह U आ जाएगा, ठीक है। उसमें भी ऐसे ही प्यूरिन्स में तो A और G आएगा, बस पायरामिडीन्स में C और U हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो जो प्यूरिन्स हैं इसमें A और G है, ठीक है, A स्टैंड्स फॉर एडिनाइन और G गुआनाइन, ठीक है। और जो पायरामिडीन है उसमें COT है, यानी साइटोसिन और थाइमाइन है, ठीक है। अब साइटोसिन और थाइमाइन में, अब देखो थाइमाइन में याद रखना है कि इसमें यूरेसिल प्रेजेंट होता है, यही मैंने लिखा हुआ। थाइमाइन होता क्या है, S मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। अब हमें ऐसे याद रखना है कि जैसे DNA में होते हैं AGCT, AG होते हैं प्यूरिन में, CT होते हैं पायरामिडीन्स में, और COT होते हैं यानी साइटोसिन और थाइमाइन, इट्स थाइमाइन। और थाइमाइन में प्रेजेंट होता है यूरेसिल, S मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। अब देखो इस पर हमें अगर क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह पूछेगा, देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या आगे बना है, विच पेयर ऑफ द न्यूक्लियोसाइड इज नॉट पॉसिबल। हमें पूछा हुआ है कि कौन सा पेयर न्यूक्लियोसाइड का पॉसिबल नहीं होगा। न्यूक्लियोसाइड देख लेते क्या होता है, देखो न्यूक्लियोसाइड होता है बेस प्लस शुगर, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे, न्यूक्लिक एसिड की जब हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो शुगर बेस और एसिड बनाता है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियोसाइड का मतलब है बेस और शुगर का वो, ठीक है, मिक्सचर जो भी कह लो, बेस और शुगर न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं, मतलब कौन सा बेस और शुगर का मिक्सचर हमें पॉसिबल नहीं होगा, मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। राइबोस और ग्यूनाइन है, डीऑक्सीराइबोस और यूरेसिल है, राइबोस और थाइमाइन है, डीऑक्सीराइबोस और साइटोसिन है, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे, देखो इसमें ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, राइबोस वाला और यूरेसिल थाइमाइन, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे हो जाएगा, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कौन सा पेयर ऑब्टेन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको C वाले का बताता हूँ, राइबोस और थाइमाइन। देखो अब ऊपर देखना, ये राइबोस है, देखो ऐसे दिखाता हूँ, ये हमारा राइबोस है, ठीक है। राइबोस में T तो होता ही नहीं, वो तो सिर्फ डीऑक्सीरिबो में होता है थाइमाइन, तो यहाँ तो U से वो रिप्लेस हो जाता है ना, तो DNA और अगर थाइमाइन दिया होता तो वो टिक हो जाता है, लेकिन यहाँ राइबोस गिवन है, राइबोस और थाइमाइन, तो थाइमाइन तो उसमें होता है ना, तो इसका तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो U से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। DNA और उसमें बन जाते हैं, यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगा। और हमें पता है कि थाइमाइन में अगर ये दोनों नहीं बन रहे, ठीक है, तो सेम यही है राइबोस ही। और जब हम इसमें थाइमाइन है, हमें पता है थाइमाइन में यूरेसिल होता है, तो अब यही प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि थाइमाइन ही पॉसिबल नहीं है। और थाइमाइन के अंदर हमने यूरेसिल अभी पढ़ा था,
थाइमाइन कंटेन्स एस मिथाइल यूरेसिल, एस मिथाइल यूरेसिल होता है वो, ठीक है। तो मतलब यूरेसिल वाला भी पॉसिबल नहीं होगा, यही लिखा है कि प्रेजेंट इन द थाइमाइन, क्योंकि ये पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है थाइमाइन, और थाइमाइन में प्रेजेंट होता है यूरेसिल। तो डीएनए थाइमाइन और यूरेसिल का अगर होता तो टिक हो जाता, आरएनए के साथ ये बनता है नहीं क्योंकि यहाँ पे यूरेसिल रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, बेस, शुगर और फॉस्फोरिक एसिड होता है, ठीक है। अभी हमने बेस और शुगर को न्यूक्लियोसाइड कहा था, अब बेस, शुगर और कौन सा फॉस्फोरिक एसिड ले लेते हैं, ठीक है। और या फिर इसको कैसे कह दो, बेस और शुगर हमने न्यूक्लियोसाइड पढ़ा था, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड कर दो, वो आपका न्यूक्लियोटाइड बना देगा, ठीक है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें आपको ये याद रखना है, वैसे तो इसके बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन वो पूछेगा नहीं, पूछेगा क्वेश्चन ऐसे ही कि मतलब कौन सी ऐसी लिंकेज फॉर्म होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। वो आपसे ऐसे पूछ लेगा। तो जो उसमें लिंकेज फॉर्म होती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उसमें जो लिंकेज फॉर्म होती है उसका नाम होता है फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लिंकेज फॉर्म्ड इन पॉली न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर। कौन सी लिंकेज होती है, फॉस्फोडाइएस्टर, फॉस्फोडाइएस्टर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। या तो लॉन्गिट्यूडनल हो, मतलब लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड हो, मतलब लॉन्ग हो, एक चैन दिख रही है ना सीधी वाली, मतलब लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एंड टू एंड होता है, जैसे 5' से 3' हो गया, ठीक है। 5' से 3' है। और जो दूसरे वाला होता है वो होता है 2 डिग्री स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो 2 डिग्री स्ट्रक्चर और 1 डिग्री स्ट्रक्चर है, ये दोनों। जो 1 डिग्री वाला होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये वाला जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन यानी स्ट्रेन है। देखो स्ट्रेन टाइप नहीं लग रहा, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि ये स्ट्रेन टाइप्स है, ठीक है। अब ये 5' और 3' है, ठीक है। इसको कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन बोलते हैं। वो पूछ लेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में क्या होता है। देखो पहले वाला लॉन्गिट्यूडनल होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री वाला स्ट्रेन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन होती है, और इसमें एंड टू एंड होता है और इसमें एंटी पैरेलल होता है। यानी अगर पहले का 5' है स्टार्ट वाला तो दूसरे का एंड वाला होगा, दूसरे का एंड वाला तो स्टार्ट वाला, ठीक है। ऐसे मतलब एंटी पैरेलल रन करता है। अब देखो इसमें हमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमाउंट ऑफ एडिनाइन इन डीएनए वाज 20%, फाइंड द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इन डीएनए, क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या कहते हैं, एडिनाइन 20% है डीएनए में। देखो एडिनाइन, ग्यूएनाइन और साइटोसिन और थाइमाइन ये हमें होते हैं ना डीएनए में, तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ए 20% है। अब देखो इसमें आपको ऐसे करना है कि ए अगर 20% तो टी को भी थाइमाइन और एडिनाइन इक्वल होगा। आपको इस तरह याद रखना है, अगर क्वेश्चन आएगा तो अगर ए की वैल्यू 20 है तो टी की वैल्यू भी 20 होगी, ठीक है। और हमें साइटोसिन निकालना है, साइटोसिन, और साइटोसिन और ग्यूएनाइन इक्वल हो जाएगा, हमें ये याद रखना है। ऐसे याद रख लेना कि अगर इसमें हमें ए यानी एडिनाइन गिवन है तो इसमें टी यानी थाइमाइन इक्वल होगा, और हमें अगर साइटोसिन निकालना है तो ग्यूएनाइन इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये वाले इक्वल होंगे। तो ए और टी इक्वल हैं तो 20-20 मान लेंगे, 40 हो जाएगा। और जब हमने सी और जी को इक्वल माना और हमें सी निकालना है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये डीएनए में क्या होता है, ए जी सी टी, और इन सब का सम टोटल 100% हो जाएगा। अब ए और टी इक्वल हैं, ए और टी 20-20 तो 40 हो जाएगा। तो जी प्लस सी कितना हो जाएगा, जी प्लस सी वैल्यू आ जाएगी 60, और जी और प्लस सी इक्वल हैं दोनों आपस में, तो सी की वैल्यू यहाँ से 30 आ जाएगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ आ गया, और इसी के साथ आर बायोमोलिक्यूल्स इज कम्प्लीटेड। सो थैंक यू।